वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 6 11th क्लास का टॉपिक जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। और इस टॉपिक में हम पूरे टॉपिक में क्या क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। तो इस लेक्चर की खास बात यही है कि हम केवल और केवल एनसीईआरटी पे बात कर रहे होंगे। यहां पर हम एनसीईआरटी की थ्योरी के बारे में समझेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड प्रॉब्लम देखेंगे, एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम देखेंगे। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस कीजिए, चाहे जेडब्ल्यू मेंस या फिर नीट की एग्जामिनेशन, ऐसा कहा जाता है कि हर बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करना चाहिए। पर आप भी ये बात जानते हैं कि जब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी थ्योरी रीड की जाती है तो दिक्कत ये होती है कि ये बातें समझ नहीं आ पाती। लैंग्वेजेस कुछ इस तरह से है कि वहां पर आपको बहुत प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाती। बच्चा पढ़ना शुरू भी करेगा, थोड़े समय बाद वो रुक जाता है। तो इस पूरे लेक्चर का उद्देश्य, इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ने बैठें और एनसीईआरटी की जो अड़चने हो, एनसीईआरटी की जो समस्याएं हो, केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर बात करते हुए हम वर्कआउट करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी डिस्कशन करना है तो हम इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं अलग से सेग्रीगेटेड सेगमेंट बनाया गया है जिसका नाम है 11th एंड 12th कॉन्सेप्ट वीडियो, ऐसा करके बनाया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में जेडब्ल्यू मेंस और नेट के लेवल तक के फिजिक्स के बारे में बात की गई है। तो अगर किसी को उस सेगमेंट पे वर्कआउट करना है तो आपको वहां जाने की जरूरत है। और आप अगर यहां पर हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप एनसीईआरटी का पूरा लाइन टू लाइन वर्कआउट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक में, पहले पॉइंट की शुरुआत जिसका नाम है वर्क। देखिए, वर्क को समझना अगर वर्क को समझना है तो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस उन्होंने पहले वेक्टर के बारे में आपसे बात की है कि वेक्टर क्या होता है, किस तरह का होता है। भाई मोशन इन प्लेन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में और मोशन इन प्लेन में थोड़ा बहुत जाकर उन्होंने आपसे वेक्टर को डिटेल में डिस्कशन किया कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, कितने टाइप का वेक्टर होता है, ट्रायंगल लॉ कौन सा लॉ है, एडिशन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कौन सा लॉ है। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं, मूव करते हैं, तो वर्क चैप्टर में आपको सबसे पहले डिस्कशन किया गया है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि वर्क को समझाने के लिए स्केलर प्रोडक्ट का अपना यूज है। तो जब हम पहला वर्ड सुनते ही वर्क किया, तो वर्क सुनते ही हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है? भाई वर्क सुनते ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि 8 घंटे की जॉब करने कोई इंसान गया, वर्क किया। हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि एक मजदूर ने पत्थर उठा के किसी पर्टिकुलर जगह पर फेंके या रखे तो उसने वर्क किया। हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है कि सुबह से लेकर शाम तक चाय वाले ने चाय बेची, उसने भी वर्क किया। तो देखिए, यहां वो वर्क अलग है और यहां फिजिक्स में वर्क अलग है। वहां के वर्क को हम अलग तरह से समझते हैं और यहां के वर्क को अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। तो यहां वर्क का मीनिंग क्या डिफाइन होगा? ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा मेथड जिससे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, उसे हम वर्क डिफाइन करते हैं। वो बातें हम आगे डिटेल में करेंगे, पर हम सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं जिस टॉपिक में बताया गया है आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या? दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने का एक तरीका होता है। इस तरीके में दो वेक्टर के बीच में बनने वाला जो भी एंगल होता है उसका कॉस कंपोनेंट लिया जाता है, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या ऐसे मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा भी लिखा जाता है। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा या मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी थीटा पर है। थीटा एक बनने वाला एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। मान लो ए वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, तो ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल ये रहा, ठीक है। तो थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट रिलेशंस मिलते हैं, जो कि हम बोर्ड पे चल के डिस्कस करने वाले हैं। और स्केलर प्रोडक्ट के लिए ऐसा पाया जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। स्केलर प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए कोई नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर मल्टीप्लाई होकर उसके रिजल्ट को एम्पलीफाई कर देता है या उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। ये स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने है, और अभी हम हम बोर्ड पे चल के डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसा आता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये 0 होता है। तो ये चल के हम सीखेंगे कैसे 0 होता है, ये मैं आपसे बोर्ड पे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये डिस्कशन करने के बाद आप और हम ये भी सीखेंगे कि दो वेक्टर इस तरह से एक्सप्रेस किए गए हों तब उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है और उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, सेल्फ के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल हो तो क्या क्या फर्क पड़ता है। ये बातें चल के आप और हम बोर्ड पे सीखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे
इसी स्केलर प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन होता है एंगल निकालना और प्रोजेक्शन निकालना। ये बात भी आप और हम चल के बोर्ड पर सीखेंगे और इस प्रॉब्लम के बारे में वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे और आगे वेक्टर कंसेप्ट जो कि स्केलर प्रोडक्ट यहां पर यूज हो रहा है उसकी क्लैरिटी को ध्यान में रखते हुए आगे के टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और समझिए किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में मान लीजिए दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर है और मान लीजिए दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल बनने वाला थीटा है। अब हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है उस एंगल का यहां से मान लीजिए प्रोजेक्शन ले लिया। तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन क्या किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट ये डिफाइन किया जाता है, जिसे कई बार ऐसा लिखा जाता है मॉड ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और कई बार लिखा जाता है मॉड बी ए कॉस थीटा, इसे ऐसा भी लिखा जाता है। यहां नोट कीजिएगा, एक वेक्टर का ये रहा आपके पास में हेड और ये वेक्टर का है हेड, पर यहां पर एंगल दोनों के टेल के बीच का एंगल लिया जाता है। वी ऑलवेज टेक द एंगल बिटवीन टेल ऑफ टू वेक्टर्स। थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट रिलेशन निकाले जा सकते हैं। जैसे पहला थीटा 0 समझिए तो cos 0 कितना होता है, तो cos 0 +1 होता है। +1 कौन सी वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आप और हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो कितना मॉड ए मॉड बी और cos 0 +1 है, तो आप डॉट प्रोडक्ट को लिख पाएंगे मॉड ए मॉड बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। सेकंड रिलेशन है थीटा 90 डिग्री अगर आपके पास में, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 90 डिग्री 0 होता है। अगर cos 90 0 होता है तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी और cos 90, तो आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर बार यूज होती है, हर बार काम में आती है कि अगर दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, मतलब पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर आपस में इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आने वाला है। वी विल गेट ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझिएगा, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होती है तो cos 180 को क्या लिखा जाता है, तो cos 180 को -1 लिखा जाता है और -1 मिनिमम वैल्यू बता रही होती है। क्या बता रही होती है स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू बता रही होती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी cos 180, मॉड ए मॉड बी cos 180, मॉड ए मॉड बी cos 180 माइनस मॉड ए मॉड बी। तो स्केलर प्रोडक्ट में बी पॉजिटिव, स्केलर प्रोडक्ट में बी नेगेटिव एंड स्केलर प्रोडक्ट में बी 0। तो ये तीनों तरह का पॉसिबल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 पॉसिबल है। चलिए और आगे समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में और क्या डिफाइन किया जाता है। देखो अभी हमने सीखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मॉड ए मॉड बी cos थीटा, तो यहां इसकी मदद से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और cos थीटा को कह सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, इसे cos थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आसानी से निकाला जा सकता है अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले और उनके मैग्नीट्यूड मॉड ए और मॉड बी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को निकाल ले। एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके पास में ए वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। आपसे बोला गया दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बताइए। तो यहां डॉट प्रोडक्ट आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी cos 60। अब देखिए मॉड ए कितना है 3, मॉड बी 5, cos 60 1/2, तो 15/2 आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास में 7.5। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास में 7.5 वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ और बातें डॉट प्रोडक्ट में समझने लायक है, हम डॉट प्रोडक्ट को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ। देखिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा। चलिए मान लीजिए आपने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, तो मॉड बी मॉड ए cos थीटा। अब ये दोनों रिलेशन तो सेम ही रिलेशन है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आरएचएस अगर सेम है तो आप इसे एलएचएस को भी सेम कह सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा होता है। आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो, बात आपको एक ही मिलने वाली है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए दूसरा लॉ क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाई होती है कि मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है, तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। मान लो आपके पास में एक ए वेक्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2i कैप 3j कैप और 4k कैप है। अगर आपने इसमें 2a मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिलेशन कुछ इस तरह से मिलेगा आप लोगों को। ये हो जाएगा आपके पास में 2i कैप 3j कैप और 4k कैप, ठीक है बच्चों। तो 2a वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको 4i 6j
प्लस 8k कैप। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सो ये स्केलर पे मल्टीप्लीकेशन से था। तो अगर मान लीजिए ए वेक्टर को आपने लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आप लेमडा ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में समझा सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में अब एक बात हमें कई बार यहां पर यूजफुल मिलेगी कि भाई हमने स्टार्टिंग में स्केलर प्रोडक्ट समझने से पहले वेक्टर के बारे में इतनी बेसिक जानकारी ले रखी है कि भाई जब एक्स एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट होता है तो प्लस आई, अरे भाई एक्स एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट होता है तो कौन सा होता है, प्लस आई, बराबर। नेगेटिव पार्ट हो एक्स एक्सेस का तो माइनस आई, पॉजिटिव पार्ट वाई एक्सेस का प्लस जे, नेगेटिव पार्ट वाई एक्सेस का तो माइनस जे, ऐसा हम कह रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव पार्ट ऑन वाई एक्सेस। अब बात ऐसी है, अगर z एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट है तो इसे हम कहेंगे प्लस के, और z एक्सेस का नेगेटिव पार्ट है तो इसे कहेंगे माइनस के। तो अलोंग अब ये निकालना है कि भाई i डॉट i कैसे निकाला जाए, j डॉट j कैसे निकाला जाए, k डॉट k कैसे निकाला जाए। तो सिंपली देखिए, अभी हमने सीखा i वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या था, तो मॉड a था, मॉड b था, cos थीटा था। तो भाई जब भी क्या करना हो, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप पहले दो वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढो। क्या ढूंढो, दो वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढो। ठीक है, तो अब मान लो ये आई वेक्टर है, वापस से एक और आई वेक्टर है, ये आई वेक्टर, ये आई वेक्टर, दोनों पैरेलल है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, मॉड आई कॉस 0। अच्छा, आई मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मॉड आई, मॉड जे, मॉड के, तीनों क्या होता है 1, बराबर बच्चों। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर 1 आता है। अच्छा, मॉड जे इंटू मॉड जे, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, तो ये रहा जे, अगेन जे। ठीक है, तो मॉड जे cos 0, क्योंकि जे और जे की डायरेक्शन सेम हो गई, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आता है आपके पास में 1। के वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो हम इसे कह सकते हैं मॉड के cos 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर आ जाएगा आपके पास में 1। तो आई डॉट जे डॉट जे, के डॉट के आपके पास में 1 आता है। लेकिन सोचिए आई डॉट जे के बीच में अगर एंगल देखा जाए तो आई डॉट जे 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, जे डॉट आई 90 डिग्री एंगल है। ये रहा के मतलब बोर्ड से बाहर। ठीक है ना बच्चों, तो देखो के और आई के बीच में कितना एंगल है, चेक करो भाई, के और आई के बीच में कितना एंगल है, तो के और आई के बीच में 90 डिग्री एंगल है। जे और के के बीच में कितना एंगल है, तो जे और के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो चलिए निकालते हैं हम वैल्यू, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इसके बीच में एंगल निकाला जाए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड आई मॉड जे कॉस 90 डिग्री, बराबर। तो मॉड आई 1 इंटू 0, तो आंसर कितना आया, तो आंसर आया 0। मॉड जे इंटू मॉड के, तो मॉड के कॉस 90। बोलो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 0, आंसर कितना आएगा, तो 0 आएगा, बराबर है। के डॉट आई, तो मॉड आई कॉस 90। बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ के कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के 1, ये 0, तो आपके पास आंसर 0 आ गया। तो के वेक्टर डॉट आई वेक्टर की वैल्यू आपके पास अभी भी निकल कर कितनी आती है स्टूडेंट्स, तो 0 वैल्यू निकल कर आती है। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी में ऐसा बोला गया है, समझाया गया है कि अगर ए वेक्टर कोई वेक्टर दे रखा है जिसको हमने कंपोनेंट फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रखा है, कंपोनेंट फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रखा है, इसका मतलब क्या, उसके 3 पार्ट दे रखे हो, जैसे कि ए वेक्टर का ax का i, ay का j, az का k, बराबर। बी वेक्टर आपके पास क्या दे रखा है, bx का i, by का j और bz का आपके पास में k बच्चों। ठीक है ना, तो हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखना। हम a वेक्टर b वेक्टर निकालेंगे, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप डॉट bx i कैप, by j कैप, ये आ गया bz k कैप, ऐसा निकाला जाता है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ax i, इसका पूरे के साथ प्रोडक्ट किसके साथ होगा, तो ये होगा bx i कैप के साथ, by j के कैप साथ और bz k के कैप साथ। अच्छा, दूसरे वाले का प्रोडक्ट बताओ किसके साथ होगा, तो ay का j पूरा प्रोडक्ट किसके साथ होगा, तो ये आपके साथ में होगा bx i कैप, by j कैप और ये आ गया bz k कैप। अच्छा, लास्ट वाले का बताओ az के साथ में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो az k कैप डॉट प्रोडक्ट में देखो ध्यान से,
ये आ जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे ए एक्स आई बी एक्स आई ए एक्स बी वाई आई डॉट जे ए एक्स बी जेड आई डॉट के। सर कैसे किया आपने, तो देखो भाई ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई लिख सकता हूं मैं। नाउ ए एक्स इंटू बी वाई आई डॉट जे लिख सकता हूं, ए एक्स इंटू बी जेड आई डॉट के लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे, ए जेड इंटू बी जेड, देखो ध्यान से जे डॉट के। ओके स्टूडेंट्स, आगे और चेक करते जाओ, आगे चेक करते जाओ, ए जेड इंटू बी एक्स, तो ए जेड इंटू बी एक्स ये हो जाएगा के डॉट आई, और ये हो जाएगा ए जेड इंटू बी वाई के डॉट आई के प्लेस पर कितना आ जाएगा जे, और ये आ जाएगा ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी जेड कितना हो जाएगा के डॉट के डॉट के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होने से क्या फर्क पड़ा, देखो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, बाकी आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट के डॉट आई ये सब 0 होता है। इसका उल्टा जे डॉट आई दैट इज इक्वल टू के डॉट जे दैट इज इक्वल टू आई डॉट के एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये सब 0 होता है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पर लिख दिया ए एक्स बी एक्स इंटू 1 प्लस आई डॉट जे 0, अच्छा 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 0, आई डॉट के देखो आई डॉट के कितना है, तो आई डॉट के 0, तो ये दिस वन मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये चेक करो कितना होगा, जे डॉट आई, तो जे डॉट आई चेक करो कितना होगा, तो जे डॉट आई हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0। ठीक है ना, अब जे डॉट जे, तो यहां देखिए जे डॉट जे कितना है, तो भाई जे डॉट जे की वैल्यू आपके पास में 1 दे रखी है, तो जे डॉट जे जैसे ही आपने 1 लिखा तो आप क्या लिख पाएंगे, तो आप लिख पाएंगे ए वाई इंटू बी वाई प्लस जे डॉट के कितना हो गया आपके पास में जे डॉट के, तो जे डॉट के 0 हो जाएगा। ठीक है ना, के डॉट आई चेक करो कितना हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, के डॉट जे भी चेक करो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और लास्ट में चेक करो क्या बचा है, तो लास्ट में बचा है ए जेड बी जेड, तो के इंटू के कितना होगा, तो 1 होगा, तो लास्ट में 0, एक टर्म 0 लिखा, ठीक है, 2 3 3 0 लिखा, बाद में आपने लिखा ए जेड बी जेड, तो आपके पास में रिलेशन निकल कर आता है। तो फाइनली जो रिलेशन निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, इन शॉर्ट जो रिलेशन निकल कर आपके पास में आ रहा है वो रिलेशन बच्चों ये वाला रिलेशन है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1, वापस मिल रहा है बी वाई ए वाई बी वाई ए वाई बी वाई, बाद में मिल रहा है ए जेड बी जेड। तो कुल मिला के ऐसा है कि आई आई वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, जे जे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, के वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका मीनिंग होता है। अब देखो बच्चों ध्यान से, ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, बी वेक्टर है आपके पास में 5i कैप 6j कैप और 7k कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, तो सिंपल आई आई वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो 10 प्लस 18 प्लस 28, तो 28 प्लस 28 लिखा जा सकता है 56, तो ये 56 इसका आंसर निकल कर आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट समझा। अब डॉट प्रोडक्ट में एक और बात देखो यहां पर बताई गई है आप लोगों को, क्या बताई गई ये भी चेक करना कि भाई ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहां से आप शेडो लेते हो, शेडो मतलब लाइट इंसिडेंट करते हो, शेडो लेते हो, शेडो को फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन के साथ साथ इसका एक और नाम होता है जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं, और हम इसे रिजोल्यूशन भी कहते हैं। तो ज्यादा बेहतर है, कभी कभी प्रोजेक्शन मिल जाएगा, कंपोनेंट मिल जाएगा, रिजोल्यूशन मिल जाएगा, शेडो बोल सकते हैं। तो देखो यहां पर मान लीजिए शेडो लेते तो ये आता था बी का शेडो इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं मॉड बी है, बी का शेडो इन द डायरेक्शन ऑफ ए, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो तरीका देखो क्या आएगा, बी का शेडो इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जिसे मैं छोटा बी ए लिख रहा हूं, ये थीटा है, ये मैग्नीट्यूड बी है। अच्छा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज बचा हुआ बेस,
तो cos थीटा आप क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो BA क्या हो गया आपके पास में, मॉड B cos थीटा हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या कह पाएंगे, BA क्या है, आखिर BA क्या है, तो BA है प्रोजेक्शन ऑफ B, क्या बोलेंगे इसे हम, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। ये प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, A की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम इसे ऐसा लिख पाएंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर मॉड A मॉड B cos थीटा। तो इसे ऐसा लिखा गया A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर, अब मॉड B cos थीटा को क्या लिख दोगे, तो मॉड B cos थीटा को लिख दोगे BA, तो मॉड B BA। तो BA क्या लिखा जा सकता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मॉड A वेक्टर। तो मीनिंग ये निकला, अगर प्रोजेक्शन ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B निकालना है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर निकालना है, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसका मॉड डिवाइड हो रहा होता है, उसका मॉड डिवाइड हो रहा होता है, उस पर डॉट प्रोडक्ट आता है। आप सोचो मैंने ऐसा किया, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, तो देखो बाद में क्या आया है, इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर मतलब बाद में B वेक्टर आया है, तो आप और हम लिख पाएंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मॉड B वेक्टर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमने प्रोजेक्शन कंसेप्ट सीखा। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल 6.1 एग्जांपल आपको दिया हुआ है। देखो सॉल्व एग्जांपल 6.1 में क्या बताया गया, देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या बोला गया है, आपको फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एंगल निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो यही सॉल्व कर लेते हैं, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर, मैंने बताया जो बाद में आता है उसका हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मॉड कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड निकालने के लिए अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 25 प्लस 16 प्लस 9, तो रूट 50 ये हो जाता है आपके पास में मॉड, ठीक है ना। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो आप इसे लिख पाएंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ओके स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, लेट अस टॉक डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया आपके पास में, और डॉट में आ गया रूट 50 की वैल्यू। चलिए i डॉट i निकालते हैं। तो सबसे पहले i के साथ में प्रोजेक्ट मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 4 का 4 के साथ में मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में चेक करो 5 का 3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया रूट 50 की वैल्यू। तो 15 प्लस 16 कितना हो गया, 31 प्लस 15, तो देखिए 15 प्लस 16 रूट 50, ये आ गया 30 प्लस 16 रूट 50, ये आ चुका है आपके पास में 46 अपॉन रूट 50। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाती है, प्रोजेक्शन की वैल्यू आ जाती है। चलिए प्रोजेक्शन तो निकल गया, अब प्रोजेक्शन के साथ साथ हमें क्या निकालना है, तो प्रोजेक्शन के साथ साथ हमें एंगल निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एंगल निकालना है। तो चलिए एंगल निकालने का तरीका, cos थीटा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मॉड एफ मॉड डी, मतलब हमें यहां पर एफ का मॉड भी लगेगा और डी का मॉड भी लगने वाला है, ठीक है ना। तो एफ और डी का मॉड लगने वाला है, तो चलो एफ का मॉड भी निकाल लेते हैं। एफ का मॉड निकालते समय आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वापस से रूट 50 आता है। 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 रूट 50 होता है। तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर देखो ऊपर सॉल्व करने पर कितना आया था, तो 46 है आपके पास में। अब नीचे कितना है, तो मॉड एफ रूट 50, मॉड एफ रूट 50 मॉड डी रूट 50, तो cos थीटा आपके पास आ गया है 46 अपॉन 50। 46 अपॉन 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 23 अपॉन 25। तो थीटा इक्वल टू आ गया है cos इनवर्स 23 अपॉन 25। थीटा इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, cos इनवर्स 23 अपॉन 20। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन गिवन है एग्जांपल 6.1 एग्जांपल में क्या बताया गया है, आपको एफ वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर, एफ और डी के बीच में कितना एंगल होगा, और प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर, एफ और डी का प्रोजेक्शन निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो देखो दोनों आप जब सॉल्व करोगे प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर,
तो जो भी बाद में आता है वो उसके नीचे जो भी बाद में आता है, जैसा भी हमने इससे पहले डिस्कस किया, उसका मॉड नीचे होता है, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हमें मॉड की जरूरत पड़ेगी। और जब एंगल निकालने की बात आती है तो cos थीटा इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर मॉड एफ अपॉन मॉड डी। मीनिंग मुझे फोर्स के मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा मॉड अंडर रूट 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहां -3 है तो हम इसे -3 का स्क्वायर कह देंगे। अब मॉड एफ की बात कीजिए तो मॉड एफ में भी देखिएगा क्या है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास में √50 आ जाता है। तो हम लोगों ने लिखा 3i 4j 5k 5i 4j -3k। भाई आई वाले का कोफिशिएंट आई के साथ में, जे वाले का कोफिशिएंट जे के साथ में और के वाले का कोफिशिएंट के साथ में। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। तो ये आ जाता है आपके पास में +15 -15 कैंसिल होता है, तो ये आता है आपके पास में 16 अपॉन √50। कितना आता है 16 अपॉन √50। तो आप 16 अपॉन √50 से लिख सकते हो। अब आइए cos थीटा के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट cos थीटा। तो cos थीटा विल बी एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड एफ मॉड डी वेक्टर। तो भाई एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऊपर वाला टर्म सॉल्व किया तो देखो ऊपर वाला टर्म 16 है। मॉड एफ मॉड डी चेक करो तो मॉड एफ कितना है √50, मॉड डी कितना है √50। तो √50 मल्टीप्लाई बाय √50 कितना आ चुका है आपके पास में, तो 50 आ गया। 8/25 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/25। तो चलो एक बार फिर से समराइज करते हैं, बुक की तरफ चलते हैं और क्लोज करते हैं फर्स्ट टॉपिक। फाइनली समराइज करते हैं स्टूडेंट्स। समराइजेशन में हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है ना, उसका ये फॉर्मेट आप और हम देख चुके हैं, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ये होने के बाद में हमने डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को देखा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखने के बाद आपने और हमने समराइज किया था i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, जबकि i डॉट जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है 0 होता है। ये होने के बाद आप और हम मल्टीप्लाई करके देख चुके थे कि a डॉट बी ax i कैप बी वाई जे कैप ax i कैप ए वाई जे कैप बी az के कैप का सॉल्व करने पर ax bx ay az bz इस तरह का रिलेशन आता है। और अगर सेल्फ के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो मॉड को दे रहा होता है। डॉट प्रोडक्ट में जब एंगल 0 था, 0 होने पर 90 डिग्री हम कहते हैं, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर कंडीशन निकली थी और यही प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। यहां पर f की वैल्यू गिवन थी, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, हम लोगों ने फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों को प्रोडक्ट करके cos थीटा की वैल्यू निकाली और प्रोजेक्शन की वैल्यू को इस तरह से निकाला। हमने प्रोजेक्शन कंसेप्ट को यहां पर सीखा कि भाई b cos थीटा भी लिख सकते हो और अगर a का प्रोजेक्शन लोगे तो a cos थीटा भी लिख सकते हो। तो इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a हम लोगों ने यहां पर सीखा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो शुरुआत करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम बात। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।